नमस्कार। स्वागत है आपका उत्कृष्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग जानेंगे भारत के अफवाह तंत्र के बारे में, यानी कि भारत के प्रमुख नदियों के बारे में। जैसा कि आप लोग मानचित्र में देख सकते हैं, ये भारत की कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि ये सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास, सतलज नदी। और फिर ये गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, पेरियार नदी, नर्मदा, तापी, लूनी, साबरमती, माही। इन सब नदियों के बारे में हम लोग एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी जो है, इसका जो उद्गम स्थल है, ये आपको मानसरोवर झील में देखने को मिलता है, जो कि तिब्बत में स्थित है। और सिंधु नदी भारत में बुंजी नामक जगह से प्रवेश करती है, जहाँ पर कि ये बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है। वहीं बात करें हम इसकी लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। वहीं भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो वह 1114 किलोमीटर है। और सिंधु नदी पर ही सिंधु जल समझौता हुआ है, जो कि 1960 ईस्वी में हुआ है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। ठीक है। और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, कौन सी सिंधु नदी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो पंचनद, नुब्रा, श्योल, गिलगिट, द्रास, कुर्रम। कौन कौन सी? पंचनद, नुब्रा, श्योल, गिलगिट, द्रास और कुर्रम। इस पंचनद में 5 नदियां आती है, वो कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। मतलब झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज भी किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और सिंधु नदी जो है, ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीचों बीच प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में इंटर करती है, और फिर ये अरब सागर में जाकर समाहित हो जाती है। ये था सिंधु नदी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी जो है, इसका उद्गम क्षेत्र आपको शेषनाग झील में देखने को मिलेगा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं झेलम नदी की लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है, जबकि इसकी भारत में लंबाई 400 किलोमीटर है। और ये झेलम नदी है, ये वृहत हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीचों बीच प्रवाहित होती है। ठीक है। और झेलम नदी का जो पुराना नाम है, ये क्या नाम है? वितिस्ता नाम है। क्या नाम है इसका? वितिस्ता। वहीं बात करें चेनाब नदी की, तो चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। कौन सी? चेनाब नदी। चेनाब नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, जहां पर की चंद्रा और भागा 2 जल वितरिकाएं आपस में मिलती है, तो चेनाब नदी का निर्माण करती है। और चेनाब नदी का जो पुराना नाम है, मतलब जो ऐतिहासिक नाम है, इसे हम लोग अस्कनी के नाम से जानते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1180 किलोमीटर है। वहीं बात करें अगर हम लोग रावी नदी की, तो रावी नदी का जो ऐतिहासिक नाम है, ये परुषिनी है। क्या नाम है? परुषिनी है। परुषिनी है। और इसका जो उद्गम क्षेत्र है, ये आपको रोहतांग दर्रे के पास देखने को मिलेगा। और रोहतांग दर्रा कहाँ है? ये आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बात करें इसकी लंबाई की, इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। वहीं व्यास नदी की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर है। और ये जो रावी नदी है, ये आगे चलकर चेनाब नदी में मिल जाती है, जो कि व्यास नदी, जबकि व्यास नदी सतलज नदी में मिलती है। ठीक है। व्यास नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो व्यास नदी का उद्गम क्षेत्र व्यासकुंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। और व्यास नदी को हम लोग इतिहास में विपाशा के नाम से जानते हैं। किसका नाम से? विपाशा के नाम से जानते हैं। अगर बात करें सतलज नदी की, तो सतलज नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, ये आपको राकसताल झील देखने को मिलता है। कौन सा झील? तो राकसताल झील में देखने को मिलता है, जो कि मानसरोवर के पास में ही है, जो कि तिब्बत में स्थित है। और जो सतलज नदी है, ये भारत में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। कौन सा दर्रा? तो भारत में ये शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। और इसी नदी पे आपको भाखड़ा नागल नदी परियोजना भी देखने को मिलता है। कौन सी नदी? तो सतलज नदी को। सतलज नदी का जो ऐतिहासिक नाम है, वो शत्रुदी है। और सतलज नदी की जो लंबाई है, वो कितनी है? 1050 किलोमीटर। ठीक है। तो ये था कुछ सिंधु नदी तंत्र के बारे में। और सिंधु नदी तंत्र में आपको एक प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको द्वाब देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? द्वाब। मतलब दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र है, उसे हम लोग द्वाब कहते हैं। जैसे कि सिंधु और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग सिंध सागर द्वाब कहते हैं। वहीं झेलम और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग चाज द्वाब कहते हैं। और चिनाब और रावी नदी के बीच के द्वाब को हम लोग रचना द्वाब कहेंगे। और रावी और व्यास नदी के बीच के द्वाब को हम लोग बारी द्वाब कहते हैं। और व्यास और सतलज नदी के बीच के द्वाब को हम लोग विश्व द्वाब कहते हैं। तो कौन कौन सा द्वाब था? ये था सिंध सागर द्वाब, फिर यहाँ पे चाज द्वाब, रचना द्वाब, बारी द्वाब और विश्व द्वाब। ठीक है। ये था सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अब हम कुछ और नदियों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, ये आपको राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ के पास देखने को मिलता है। वहीं बात करें इसकी लंबाई की, इसकी लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। और ये कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है, मतलब ये भूमि में ही विलीन हो जाती है। अगर बात करें साबरमती नदी की, तो साबरमती नदी जो है, इसका उद्गम क्षेत्र आपको अरावली पर्वत श्रेणी में देखने को मिलता है। और इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। और ये नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक में आती है। कौन सी? साबरमती नदी।
वहीं बात करें माही नदी की, कौन सी नदी, तो ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी, माही नदी। माही नदी का जो उद्गम क्षेत्र है ये आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलता है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मिलता है और ये खंभात की खाड़ी में जाकर अंत में गिर जाती है। अगर बात करें हम लोग नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। उधर पश्चिम की ओर, ज्यादातर नदियां आपको पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए देखने को मिलेगी, जबकि नर्मदा और तापी नदी आपको पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए देखने को मिलती है। अगर बात करें नर्मदा नदी के उद्गम क्षेत्र का, तो इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो अमरकंटक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, अमरकंटक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भ्रंश घाटी में बहती है। और जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। किस नदी की, तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 1312 किलोमीटर। और इसी नदी पे आपको कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलता है। और नर्मदा नदी पे ही सरदार सरोवर बांध का भी निर्माण किया गया है। अगर बात करें हम लोग तापी नदी की, तो तापी नदी का जो उद्गम क्षेत्र है ये आपको सतपुरा पर्वत श्रेणी में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने मिलेगा, तो सतपुरा पर्वत श्रेणी में देखने को मिलेगा और इसकी जो लंबाई है वो है 724 किलोमीटर। और नर्मदा की भांति तापी नदी भी डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है और भ्रंश घाटी में बहती है। और ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जबकि लगभग सारी नदियां पूरब की ओर प्रवाहित होती है। ये था कुछ सिंधु नदी तंत्र के बारे में और नर्मदा तापी नदी के बारे में। अब हम लोग जानते हैं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद फिर देखेंगे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के बारे में। तो हम लोग जानते हैं गंगा नदी के बारे में, यानी कि गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र जो है ये भारत की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है। क्या है, सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है और इसे 2008 में हम लोगों ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था। ठीक है, जो गंगा नदी है इसका जो उद्गम स्रोत है ये गंगोत्री है और उद्गम क्षेत्र में इसे हम लोग भगीरथी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो भगीरथी के नाम से जानते हैं। और गंगा नदी तंत्र में ही आपको पंच प्रयाग देखने को मिलते हैं। कौन से प्रयाग, पंच प्रयाग, जो कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। जब अलकनंदा और धौलीगंगा जहाँ मिलेगी उसे हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। जब नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। और जब पिंडारी अलकनंदा से मिलेगी तो कर्ण प्रयाग। और जब मंदाकिनी मिलेगी अलकनंदा से तो रुद्र प्रयाग। वहीं बात करें जब भगीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है तो हम लोग कहते हैं देव प्रयाग। और इसी देव प्रयाग के बाद हम लोग इसे गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा कुछ पंच प्रयाग। और जब यमुना नदी मिलेगी किससे, गंगा नदी से, तो कहाँ मिलती है वो, प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, और ये यमुना नदी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर बात करें हम गंगा की सहायक नदियों की, सिर्फ गंगा की सहायक नदी तो कौन कौन सी आएगी, यमुना नदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदी, महानंदा नदी। और ये जो हुगली नदी है ये गंगा से कट के एक निकली शाखा है। क्या है, एक शाखा है जो कि हुगली के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यह है कुछ गंगा की सहायक नदियां, कौन कौन सी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन और यमुना नदी। ये जो कोसी नदी है इसे हम लोग बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, बिहार के शोक के नाम से जानते हैं, जो कि कटिहार के पास गंगा में मिलती है। ये सोन नदी है ये पटना के पास आपको गंगा में मिलती हुई नजर आती है। अगर बात करें हम लोग यमुना नदी की, किसकी, यमुना नदी की, यमुना नदी का जो उद्गम स्रोत है वो क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि आपको बंदरपुर हिमालय के पास देखने को मिलता है। और इसकी जो सहायक नदियां वो कौन सी है, चंबल, बेतवा, केन। ठीक है, और ये लूनी, बनास, पार्वती और काली सिंध है ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। कौन सी, लूनी, बनास, पार्वती और काली सिंध। और यमुना की सहायक कौन सी है, तो चंबल, बेतवा, केन। अगर हम कुछ और बात करें गंगा नदी के बारे में तो क्या है कि भारत की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है। ठीक है, और ये अंत में कहाँ गिरती है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है। और ये जब बंगाल के खाड़ी में गिरती है ये डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिससे कि हम लोग सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, जो कि चापाकार का है। कैसा है, चापाकार का है, जो कि विश्व का सबसे बड़े डेल्टा में से एक है। कौन, सुंदरवन का डेल्टा। और इसे 2008 में हम लोगों ने इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था। और गंगा नदी जो है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। आपको यहाँ पे मिलेगा उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये जो आपको घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदी दिख रही है ये सब कहाँ मिल रही है, ये सब बिहार में गंगा से मिल रही है। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। जिसे उद्गम स्रोत मतलब उद्गम क्षेत्र में, मतलब उत्तराखंड क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल में से हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं, जबकि बांग्लादेश में हम लोग इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पद्मा के नाम से जानते हैं। वहीं जब पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलेगी तो जमुना नदी का निर्माण करती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है अंत में। ठीक है, अगर बात करें हम लोग कुछ यमुना नदी के बारे में, यमुना क्या उद्गम स्रोत क्या था, यमुनोत्री, जो कि बंदरपुर हिमालय में है।
इसकी जो लंबाई है वो 1375 किलोमीटर है। कितनी है? 1375 किलोमीटर। और ये प्रयागराज के पास, कहाँ? तो प्रयागराज के पास ये गंगा में मिल जाती है। कौन? यमुनोत्री, मतलब यमुना नदी। और चंबल नदी जो है इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा। ये था गंगा नदी के बारे में। अगर हम लोग देखें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्रोत है वो क्या है? चमो युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चमो युंगडुंग ग्लेशियर है, जो कि तिब्बत में है। और ये दिहांग दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन? ये जो दिहांग दर्रा है यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। दिहांग दर्रे को हम लोग यांगयाप दर्रा भी कहते हैं। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या यरलुंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो या यरलुंग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं, और असम में क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी कहेंगे। और ये मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी मांजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो कि सबसे बड़ी नदी द्वीप का उदाहरण है। कौन सा? मांजुली द्वीप। और इसकी लंबाई की बात करें तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की हम कुछ सहायक नदियों के बारे में बात करें तो कौन सी है? लोहित नदी, जिसे कि हम लोग खूनी नदी के नाम से जानते हैं। फिर धनश्री, कपिली, बराक, दिहांग नदी, सुबनसिरी नदी, मानस, संकोश और तिस्ता नदी। ठीक है, ये सब कुछ है सहायक नदियां हैं। और इधर से जब गंगा आएगी तो उसमें क्या नाम दिया था? पद्मा। और जब पद्मा मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलेगी तो क्या बनेगी? जमुना बनेगी, और बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाएगी। ठीक है, ये था ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में। अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। और इसकी सहायक नदी है वो कौन सी है? मंजीरा, पेनगंगा, इंद्रावती और वर्धा। अगर बात करें हम लोग कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्रोत है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, और 1401 किलोमीटर ये लंबी नदी है। और बात करें इसकी सहायक नदी की, तो इसकी सहायक नदी है मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा और भीमा। कौन कौन सी? मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा और भीमा। और ये नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और अलमट्टी बांध किस पे है? ये कृष्णा नदी पर। कौन से बांध? नागार्जुन बांध, श्रीशैलम बांध और अलमट्टी बांध। ठीक है, अगर बात करें हम लोग कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो ब्रह्मगिरी पर्वत है, जो कि कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। और कावेरी नदी को हम लोग दक्षिणी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे है। और एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जो कि 12मासी नदी है, मतलब कि सालों भर इसमें पानी देखने को मिलता है। वो कौन सी है? कावेरी नदी है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? अमरावती, हेमावती, कामबिनी और भवानी। कौन सी? अमरावती, हेमावती, कामबिनी और भवानी। अब हम देखते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसकी लंबाई है 541 किलोमीटर। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। और इसकी सहायक नदी है कोनार, बोकारो, भेड़ा बराकर। ये किसकी सहायक है? तो दामोदर नदी की। अगर बात करें हम लोग कोसी नदी की, तो कोसी नदी का जो उद्गम स्रोत है ये गोसाई धाम नेपाल में पड़ता है। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। इसे बिहार का शोक कहते हैं। इसे कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहते हैं। ठीक है, और कोसी नदी को सप्तधारा भी कहते हैं। और ये कटिहार में, मतलब कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है। अगर बात करें सोन नदी की, तो सोन नदी का जो उद्गम स्रोत है वो अमरकंटक है, जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। और ये मनेर मतलब पटना के पास आपको गंगा में समाहित हो जाती है। अगर बात करें गोमती नदी का, तो गोमती नदी का जो उद्गम स्रोत है ये पीलीभीत के पास फतेहपुर झील से निकलती है। इसकी लंबाई है 740 किलोमीटर। और ये गाजीपुर के पास आपको गंगा में समाहित होते हुए दिखेगी। अगर हम बात करें स्वर्णरेखा नदी की, स्वर्णरेखा नदी जो है नगरी गांव से निकलती है, जो कि आपको रांची में देखने को मिलेगा। इसकी लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर। झारखंड की प्रमुख नदी है। कौन सी? स्वर्णरेखा नदी। अगर बात करें घाघरा नदी की, तो घाघरा नदी का जो उद्गम स्रोत है वो मापचा चुंग ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर? मापचा चुंग ग्लेशियर, जो कि आपको तिब्बत में देखने को मिलता है। इसकी लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। और ये छपरा के पास गंगा में समाहित हो जाती है। कौन सी नदी? तो घाघरा नदी। और ये जो सरयू नदी है ये मिलान ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी ग्लेशियर? मिलान ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई है 350 किलोमीटर। और ये भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, जिसे कि वहां पर काली नदी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है, तो कौन कौन सी गिरती थी? तो सिंधु, नर्मदा, तापी, पेरियार और माही नदी गिरती थी। और गोवा में कौन सी नदी है? तो मांडवी नदी और ज्वारी नदी कहाँ है? आपको गोवा में देखने को मिलेगी। और जो पेरियार नदी है ये आपको केरल में देखने को मिलेगी। ये थी कुछ भारत की प्रमुख नदियां। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख झील, जलप्रपात और नदी बांध परियोजना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।